हेलो वीवर्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे हैमलेट एज द ट्रैजिक हीरो। विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया हैमलेट जो प्ले है, जो ट्रेजेडी है, उसमें कैरेक्टर जो हैमलेट है वो कैसे परफेक्ट ट्रैजिक हीरो है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एरिस्टोटल ने ट्रैजिक हीरो का कॉन्सेप्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि अ मैन डजंट बिकम अ हीरो अंटिल ही कैन सी द रूट ऑफ हिज ओन डाउनफॉल। ये कोई भी इंसान जो है, कोई भी मैन है, तब तक हीरो नहीं बन सकता, तब तक प्रोटैगनिस्ट नहीं बन सकता, जब तक वो अपने जो पतन का कारण, अपने डाउनफॉल का वो कारण खुद ही जाने, उसका जड़ में जाए। ये अरिस्टोटल ने कहा था। और उन्होंने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं ट्रैजिक हीरो के। तो क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? नोबिलिटी ऑफ विजडम बाय बर्थ। वो नोबल हो, नोबिलिटी हो, उसका मतलब हाई क्लास का बिलोंग करता हो, प्रिंस हो या फिर किंग हो या फिर जनरल हो। फिर हाई इंटेलेक्चुअल इंसान होना चाहिए उसे। अ फ्लॉ और एरर ऑफ जजमेंट, उसके में एक कमी होनी चाहिए, एक वीकनेस होनी चाहिए, जिसे हैमर्शिया नाम दिया गया है। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, और कैसे उसके जो भाग्य का उलट पुलट होता है, कैसे उसका भाग्य पूरी तरह से बदल जाता है, पेरिपीटिया। देन डिस्कवरी और रिकॉग्निशन दैट द रिवर्सल वाज ब्रॉट अबाउट बाय द हीरोज ओन एक्शंस, और ये डिस्कवरी, ये जानना कि कैसे ये सारा जो पतन हुआ है, हीरो का जो डाउनफॉल हुआ है, जो ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है, उसके जड़ में क्या है? हीरो का खुद का एक्शन है, खुद के उसके कर्म जिम्मेदार हैं, खुद का उसका वीकनेस जिम्मेदार है उसके ट्रेजेडी के लिए। हीरो स्वयं जिम्मेदार है अपने ट्रेजेडी के लिए। इसे कहा गया है एनेग्नोरिसिस। देन ऑडियंस मस्ट फील ड्रामेटिक आयोनी फॉर द कैरेक्टर। ऑडियंस जो है, जो रीडर है, वो इतना इन्वॉल्व हो जाए कैरेक्टर के साथ, इतना सहानुभूति हो जाए उसे, कि कैरेक्टर के डाउनफॉल से ही जो रीडर को दुख हो, ऑडियंस को दुख हो, उसको ड्रामेटिक आयोनी फील करे, वो उसको विडंबना लगे। और द कैरेक्टर फेट मस्ट बी ग्रेटर देन डिजर्व, और जो कैरेक्टर है, जो भी प्रोटैगनिस्ट है, उसका जो भाग्य है वो उससे ज़्यादा होना चाहिए जितना कि वो डिजर्व करता है। और ये फेमस ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर का। फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ हैमलेट एज ए ट्रेजिक हीरो। ये डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। Hamlet is a tragic hero in true sense of tragedy because he died trying to accomplish his goal of avenging his father. तो हैमलेट जो कैरेक्टर है, प्रिंस हैमलेट का कैरेक्टर है, जो कि प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, उसका जो चरित्र है वो पूरी तरह से एक परफेक्ट ट्रैजिक हीरो का है, जो कि अरिस्टोटल ने जिसके हिसाब से जो कॉन्सेप्ट दिया है। क्योंकि वो ऐसा हीरो है जो कि अपने रोल को निभाते हुए, अपने एवेंजिंग हिज फादर, अपने पिता की मौत का बदला लेते हुए वो इसमें सफल हुआ और अपने लक्ष्य में वो सफल होता है। ही इज ट्रैजिक हीरो हु आस्क्ड होरेशियो टू लेट हिज स्टोरी बी नोन। वो ऐसा ट्रैजिक हीरो है जिसने अपने दोस्त होरेशियो को कहा था कि उसकी स्टोरी को, इस ट्रैजिक स्टोरी को दुनिया जाने, कैसे उसके साथ अन्याय हुआ है, कैसे उसने अपने सारा काम किया है। बी नोन ऑफ हाउ ही कंकर्ड द एम्बिशियस क्लॉडियस, कि दुनिया को पता चले कि कैसे उसने अपने अंकल क्लॉडियस, जो एम्बिशियस था, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, जिसने अपने महत्वाकांक्षी के जो नशे में, एम्बिशियसनेस के नशे में अपने ही भाई की हत्या कर दी थी, उससे उसने विजय प्राप्त की है, क्लॉडियस को मारा है। बट in the process lost everything he loved including his own life। और इस प्रोसेस में, इस पूरे के पूरे बदले के प्रोसेस में, रिवेंज ट्रेजेडी में, हैमलेट खुद ही अपना सब कुछ गंवा चुका है। यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी भी गंवा जाता है, वो अपनी माँ को गंवा जाता है, अपनी प्रेमिका, सभी कुछ उसके हाथ से चले जाते हैं। So, of all the plays Shakespeare has written, Hamlet is his most celebrated play, and play's main protagonist Hamlet is the most controversial and talked about character in the history of English literature। तो जितने भी विलियम शेक्सपियर ने ग्रेट ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी है, ऑलमोस्ट 10 ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी है, जिसमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ एंड किंग लियर। तो उनमें से जो हैमलेट है सबसे परफेक्ट ट्रेजेडी माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, सेलिब्रेटेड प्ले है। और इसका जो प्रोटैगनिस्ट हीरो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। कोई उसे पागल कहता है, कोई उसे कुछ कहता है, कोई इसको बहुत ही जीनियस मानता है। और इस कैरेक्टर के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ
हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा चर्चा इसी हैमलेट की होती है। Hamlet is perhaps the most famous of all tragedies created by William Shakespeare। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी ट्रेजेडीज क्रिएट किए हैं ग्रेट जीनियस विलियम शेक्सपियर ने, उनमें से जो हैमलेट है बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है। द मेन कैरेक्टर हैमलेट मे बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर। और ये जो मेन कैरेक्टर है बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और बहुत ही कहना चाहिए विवादों से घिरा हुआ है। एनी प्ले राइट हैज़ एवर प्लेड ऑन स्टेज। और इतना कंट्रोवर्शियल है कि जिसको अभी तक ऐसा कैरेक्टर किसी भी प्ले राइट ने अपने मंच में स्टेज में नहीं लाया है। The best definition of tragic hero is given by Aristotle in his Poetics, since he has brought the concept of tragic hero to the light। तो जो एरिस्टोटल जो हैं, जो ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट दिया है, ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट दिया है। तो उसी के संदर्भ में हम इसकी व्याख्या करेंगे इस हैमलेट के कैरेक्टर की। एरिस्टोटल कॉन्टेस्टेड इन हिज पोएटिक्स दैट द ट्रेजिक हीरो हैज़ टू बी अ मैन हु इज़ एमिनेंटली गुड एंड जस्ट। तो एरिस्टोटल ने एक पोएटिक्स नाम के एक बुक लिखी है जो बहुत ही पॉपुलर बुक है, बहुत ही क्रिटिकल बुक है, जो हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे जो एक ट्रेजिक हीरो है, परफेक्ट ट्रेजिक हीरो है, उसे बहुत ही अच्छा इंसान होना चाहिए, बहुत ही जस्ट हो, वो जस्ट माने वो न्यायपूर्वक हो, येट whose misfortune is brought about not by vice और depravity। और उसका जो मिसफॉर्चून है, उसका जो दुर्भाग्य जो उसके साथ होता है, जो उसके साथ घटना घटित होती है, जो उसके साथ ट्रेजेडी होती है, वो इसके कारण ना हो, किसी वाइस के कारण या किसी डिप्राविटी या किसी इमोरलिटी की वजह से ना हो, बल्कि बाई सम एरर और फ्रैलिटी, बल्कि खुद उसी के वीकनेस की वजह से, खुद उसकी फ्रैलिटी की वजह से उसका जो ट्रेजेडी घटित होना चाहिए। मतलब अपने कर्मों का खुद ही जिम्मेदार होना चाहिए। किसी हीरो को अपने ही कर्मों की वो सजा पाता है उस ट्रेजेडी में। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अ ट्रेजिक हीरो इज अ कैरेक्टर ऑफ नोबल स्टेचर एंड हैज़ ग्रेटनेस। तो जो उन्होंने कॉन्सेप्ट कहा है जिसके अनुसार जो ट्रेजिक हीरो होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है ट्रेजेडी का, उससे नोबल स्टेचर का होना चाहिए। मतलब बहुत ही आदर्श कुल का, या तो वो राजा हो या प्रिंस हो या जनरल हो, हाई फाई व्यक्ति, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। एंड हैज़ अ ग्रेटनेस, उसके में महानता हो, ग्रेटनेस हो, एक से एक बढ़कर क्वालिटी हो उसमें। द कैरेक्टर मस्ट ऑक्यूपाई ए हाई स्टेटस पोजिशन। In addition to that, the tragedy is usually triggered by some error of judgment। और जो ट्रेजेडी होती है इसके साथ ही वो किसकी वजह से होनी चाहिए? एरर ऑफ जजमेंट, कुछ ना कुछ कमी होना चाहिए, कुछ ना कुछ वीकनेस होना चाहिए, और सम कैरेक्टर फ्लॉ, या तो कैरेक्टर में कोई कमी होनी चाहिए, जो फ्लॉ होना चाहिए, फ्लॉ यानी एक वीकनेस, दैट कंट्रीब्यूट टू दी हीरोज लैक ऑफ परफेक्शन, जिसकी वजह से जो हीरो है परफेक्शन को हासिल नहीं कर पाता है, अपनी लाइफ को अच्छे से वो जी नहीं पाता है, क्योंकि वो जो कमी है उसके पूरे लाइफ में ग्रहण की तरह घेर लेती है उसे। एक कमी उसको पूरी ज़िंदगी को ट्रेजेडी बना देती है। दिस कैरेक्टर फ्लॉ इज़ नोन एज हेमर्शिया। और इस कैरेक्टर फ्लॉ को, इस कमी को एरिस्टोटल ने हेमर्शिया का नाम दिया है। हेमर्शिया का मतलब होता है ग्रीक में मिसिंग द मार्क, मार्क को मिस करना, मतलब जो चीज़ होना चाहिए परफेक्शन से दूर। एंड इज यूजुअली ट्रांसलेटेड एज अ ट्रेजिक फ्लॉ, और इसे कहा जाता है ट्रेजिक फ्लॉ कहा जाता है, एक कहना चाहिए ट्रेजिक वीकनेस, कमी। द कैरेक्टर हैमलेट नो डाउट कन्फर्म टू द ट्रेडिशन ऑफ ट्रेजिक हीरो इन द लाइट ऑफ दिस पॉइंट्स। तो जो हीरो, जो हैमलेट का जो कैरेक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसको, ये ट्रेजिक हीरो के जो कैरेक्टर को, इसके जो एलिमेंट्स को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है, पूरी तरह से वो परफेक्ट ट्रेजिक हीरो है इस सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। हाई स्टेटस, अब जैसे एरिस्टोटल ने कहा था कि हाई स्टेटस का होना चाहिए हीरो को, तो लाइक अदर ट्रेजिक हीरोज ऑफ शेक्सपियर, हैमलेट इज ऑल्सो एंडोइड विथ एक्सेप्शनल क्वालिटीज लाइक रॉयल बर्थ,
तो जैसे और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी के, जैसे कि मैकबेथ है, वो जनरल है, फिर बाद में वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनता है। वैसे ही किंग लियर है, वो ऑलरेडी किंग है। वैसे ही मैकबेथ हो गया, ये हो गया, हैमलेट हो गया। और ओथेलो, ओथेलो भी ग्रेट जनरल था। तो इस तरह से हाई फाई इंसान होते हैं उनके जो जो ट्रेजिक हीरोज होते हैं। तो उसी तरह से ही ये जो हैमलेट है वो भी एक्सेप्शनली बर्थ का है, रॉयल बर्थ का है, राजा का बेटा है, वो ग्रेसफुल है, बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए विनम्र है, शालीन है, चार्मिंग है, और चार्मिंग पर्सनालिटी है, बहुत ही मनमोहक पर्सनालिटी का वो मालिक है। ही हैज़ ए हाई इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, और बहुत ही इंटेलेक्चुअल है एज ऑफिलिया ऑब्जर्व। और वो यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग में पढ़ाई करता है, मतलब जर्मनी में पढ़ाई करता है, विटनबर्ग में। अच्छा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है वो, और बहुत ही फ़िलासफ़ी, वहाँ फ़िलासफ़ी की स्टडी कर रहा था वो, और फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड का है। बहुत ही ऐसा नहीं है ऐसी मतलब कम पढ़ा लिखा अंगूठा छाप नहीं, बहुत ही पढ़ा लिखा है वो। और वो जैसे ओफिलिया जो उसकी जो लव इंटरेस्ट थी, कहती है, ओ व्हाट अ नोबल माइंड इन हियर ओवर थ्रोन द कोर्टियर्स सोल्जर्स स्कॉलर्स आई टोंग स्वोर्ड। तो जो ओफिलिया जो थी, उसकी जो प्रेमिका थी एक समय में, वो कहती है इतना अच्छा था हैमलेट। और जैसे बाद में वो मैडनेस का नाटक करता है, तो हैमलेट को लगता है सचमुच में, तो ओफिलिया को लगता है कि सचमुच में हैमलेट पागल हो गया है, मैड हो गया है। तब वो ऑब्जर्व करती है कि एक समय में कितना नोबल माइंड का था, कितना इंटेलिजेंट था, और इस नोबल माइंड कैसे ओवरथ्रोन हो गया है, कैसे सब कुछ बदल गया है, कैसे एक ज़माने में वो इतना अच्छा दरबारी था, इतना अच्छा सोल्जर था, सैनिक था, इतना अच्छा स्कॉलर आई था, मतलब इतना अच्छा विद्वान था, इतनी अच्छी बातें करता था। टंग मतलब बातें से है, स्वॉर्ड मतलब इतना अच्छा वो योद्धा था। स्वॉर्ड यानी जो तलवार होती है, इससे ये योद्धा। तो ये सारे मेटाफर्स का यूज़ किया है। In spite of possessing all these high qualities which rank him above the other characters, the flaw in his character named as a tragic flaw। तो ये जो सारे के सारे क्वालिटीज उसके में थे, लेकिन उसमें जो कमी थी जिसे कहा जाता है ट्रेजिक फ्लॉ। जैसे कि AC ब्रॉडली, जो बहुत ही बड़े क्रिटिक थे विलियम शेक्सपियर के प्लेस के, जिन्होंने बहुत सारी उनके प्ले की क्रिटिसिज्म की, उनकी समालोचना की है, वो लिखते हैं कि रिसर्च किया है उनके ऊपर। वो लिखते हैं कि लीड्स टू हिज डाउनफॉल, ऐसे वो लीड्स टू हिज डाउनफॉल एंड मेक्स हिम अ ट्रेजिक हीरो। तो ये जो सारी की सारी जो क्वालिटी रहने के बावजूद भी उसके में एक फ्लॉ होता है, एक कमी होती है, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, उसका पतन होता है ट्रेजिक हीरो का। An important feature of the tragic hero is that he or she is a टावरिंग पर्सनालिटी। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी है, ही या शी जो भी है, वो बहुत ही टावरिंग पर्सनालिटी का मालिक है, बहुत ही ऊंचा उसका कद है। हर स्टेट, किंगडम, कंट्री और अपने देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है वो। ऐसा ही कुछ मतलब एकदम छोटा मोटा कोई इंसान ही बहुत ही बड़ा है, जिसके ऊपर ना सिर्फ उसके मम्मी पापा डिपेंड है या फादर डिपेंड है, बल्कि पूरी पूरी कंट्री डिपेंड है जिसके ऊपर। This person hails from the elite stratum of society। और ये जो पर्सन है वो एलिट स्ट्रेटम मतलब हाई फाई सोसाइटी से बिलोंग करना चाहिए। एंड होल्ड ए हाई पोजिशन, ऑफन वन ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी का होना चाहिए, मतलब कोई राजा से रिलेटेड होना चाहिए। ट्रेजिक हीरोज आर किंग, जैसे कि अरिस्टोटल के अनुसार जो ट्रेजिक हीरो होते हैं राजा होने चाहिए, या राजकुमार, प्रिंसेस, और मिलिट्री जनरल हो सकते हैं, हु आर वेरी इंपॉर्टेंट टू देयर सब्जेक्ट। और जो अपने सब्जेक्ट के लिए, अपनी प्रजा के लिए, सब्जेक्ट्स मीन्स प्रजा, प्रजा के लिए जिनका बहुत ज़्यादा महत्व हो। टेक हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। जैसे कि हैमलेट है, वो क्या है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, डेनमार्क का प्यारा राजकुमार है। ही इज़ इंटेलेक्चुअल, वो बुद्धिमान है, हाईली एजुकेटेड है, सोशिएबल है, लोगों से बहुत ही प्यार से मिलता जुलता है, घमंडी किस्म का बिल्कुल नहीं है, चार्मिंग है, एंड ऑफ फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड का है, मतलब उसको हमेशा वो विचार मग्न रहता है, बहुत ही कोई किसी चीज़ों को एकदम हल्के तरीके से नहीं लेता, बल्कि बहुत ही उसके गहराई में जाता है, फिलोसफी करता है, दर्शन का वो स्टूडेंट है। द
hero is such an important person that his her death give rise to full scale turmoil। और जो हीरो है इतना इम्पोर्टेंट पर्सन होना चाहिए जिसके डेथ से और जिसकी मौत से पूरा का पूरा टर्मोइल आ जाना चाहिए, तूफान आ जाना चाहिए, पूरा उलट पलट हो जाना चाहिए, डिस्टर्बेंस हो जाना चाहिए एंड कैओस, और कैओस हो जाना चाहिए थ्रू आउट द लैंड, पूरे लैंड में, पूरे कंट्री में, जिसके जिसके एक के डिस्टर्बेंस से पूरा का पूरा उथल पुथल मच जानी चाहिए। When Hamlet takes revenge for the death of his father, जब जो प्रिंस हैमलेट है अपने फादर के डेथ का बदला लेता है, रिवेंज लेता है, ही इज नॉट ओनली किलिंग हिज अंकल, वो ना सिर्फ अपने अंकल को, अपने अंकल क्लॉडियस को किल करता है, बट इन्वाइटिंग हिज ओन डेथ एट द हैंड ऑफ लियटिस, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, अपनी ही उसकी खुद की मौत हो जाती है लियटिस के हाथों में। लियटिस जो पोलोनियस का बेटा रहता है, उसके हाथों में तलवारबाजी में हैमलेट की मौत हो जाती है। एंड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हिज डेथ द आर्मी ऑफ 14 ब्रास एंटर्स डेनमार्क टू टेक कंट्रोल। और चूंकि उसका डेथ हो जाता है, उसके चाचा का भी डेथ हो जाता है, लियटिस का भी डेथ हो जाता है, सारे के सारे जो रॉयल फैमिली पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, तो जो नॉर्वे का राजकुमार रहता है वो वहाँ आता है, एंटर करता है, और वो पूरा डेनमार्क को अपने कब्जे में ले लेता है, और वो डेनमार्क का राजा बन जाता है, प्रिंस फोर्टिनब्रास। तो अब इसमें सिर्फ एक हैमलेट के बदले की कहानी नहीं है, हैमलेट के दुखी होने से, हैमलेट के बदला लेने से, हैमलेट के मरने से पूरा का पूरा डेनमार्क भी प्रभावित हुआ और पूरा का पूरा नॉर्वे भी प्रभावित हुआ। तो छोटा मोटा इंसान नहीं है इस तरह से। देन ट्रेजिक फ्लॉ, the tragic flaw in the character of Hamlet is that he thinks too much and feels too much। अब ये ट्रैजिक फ्लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ट्रैजिक कमी है जो, तो हैमलेट के में क्या कमी है कि बहुत ज़्यादा वो सोचता है, थिंक टू मच, फील सो मच, और बहुत ज़्यादा वो फील भी करता है, महसूस भी करता है। ही इज़ अ थिंकर, ही ऑफन डिस्टर्ब्ड बाय हिज ओन नेचर ऑफ सेल्फ एनालिसिस। और उसका जो ये नेचर है सेल्फ एनालिसिस करने का, ज़्यादा से ज़्यादा एकदम कहना चाहिए विचार मग्न जो होता है, इस नेचर से वो खुद भी डिस्टर्ब रहता है, खुद भी परेशान रहता है। दिस फ्लॉ हैज़ रिजल्टेड डिफरेंट अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। और इस कमी की वजह से बहुत ही कहना चाहिए अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम होते हैं, जो परिणाम वो चाहे नहीं रहता है, या कोई कोई दर्शक या रीडर या कोई दूसरा जो इंसान था डेनमार्क का जो नहीं चाहता था, वो सारे रिजल्ट हो जाते हैं इस एनालिसिस की वजह से। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हेमर्शिया कैन बी, अभी जो हेमर्शिया है वो है ट्रेजिक फ्लॉ है, कैन बी सीन इन हैमलेट व्हेन हैमलेट्स फाल्टरिंग जजमेंट एंड फेलियर टू एक्ट लीड हिम टू हिज अल्टाइमली डेथ। तो हम कह सकते हैं इसका जो एग्जाम्पल है हेमर्शिया का ये है कि जो हैमलेट का जो फाल्टरिंग जजमेंट है, ऐसा जजमेंट, फाल्टरिंग मीन्स लड़खड़ाने वाला, लड़खड़ाना, जजमेंट मीन जो उसका जो निर्णय है, तो उसका जो लड़खड़ाता है वो जो जजमेंट है उस, और उसका जो फेलियर है, सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाने का जो उसका जो फेलियर है, जिसकी वजह से उसका जो बहुत ही कहना चाहिए अनटाइमली डेथ का वो शिकार होता है। अनटाइमली डेथ मतलब समय से पूर्व उसकी जो मौत हो जाती है, ये होता है उसके साथ। इन वन केस ही फाइंड्स, वो सिर्फ 30 साल का ही रहता है और 30 साल में उसकी डेथ हो जाती है। इन वन केस ही फाइंड्स एन अपॉर्चुनिटी टू किल क्लॉडियस। आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे, क्लॉडियस से प्रेयर कर रहा है, यहाँ हैमलेट तलवार उठा रहा है यहाँ पर। सो वाइल क्लॉडियस इज प्रेइंग, अब एक बार अपॉर्चुनिटी आती है, एक बार मौका आता है, जब वो देखता है कि उसका चाचा जो है, उसका जो अंकल जो है, जिसने उसके फादर का मर्डर किया है, उसके फादर के कानों में जहर डालकर वो प्रेयर कर रहा है, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है, बोल रहा है कि मुझे भगवान मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपने भाई की हत्या की है और अपनी भाभी से शादी की है, ऐसे करके वो प्रे कर रहा है। तो वहीं हेमलेट रुकता है और बोलता है यहीं मार देता है उसको, सोचता है, वो तलवार निकालता है, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आता है कि वो तो प्रेयर कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, तो अगर इसे अभी मैं मारूंगा तो ये तुरंत स्वर्ग जाएगा, और वहाँ मेरे पापा की आत्मा, मेरे फादर की आत्मा भटक रही है, भूत बनकर भटक रही है, क्योंकि मेरे फादर को मरते हुए मारा गया है, मेरे फादर को अनटाइमली अनप्रिपेयर्ड डेथ मिला है,
और उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिला है। ये सारे उसके फादर उसको कहते हैं। तो बेटा तुमको मेरी मौत का बदला लेना है, ऐसा कह रहते हैं हैमलेट को। तो यहाँ पे वो रुक जाता है और क्या करता है कि क्लॉडियस को प्रेयर करते हुए नहीं मारना चाहता। ही सफ़र फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन, पोस्टपोनमेंट डिले। तो क्या क्या चीज़ से वो सफ़र करता है, क्या चीज़ की उसको प्रॉब्लम है? उसे प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन। आप कभी भी लिखेंगे तो ये वर्ड लिखेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है पोस्टपोन करता है, चलो अभी नहीं मारता, बाद में मारूंगा, डिले करता है वो। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं वो बहुत ही मोरल है, वो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी तलवार उठाए और मार दे। वो सोचता है, वो जजमेंट करता है कि मैं ऐसी मौत दूंगा जिसकी वजह से क्या हो, वो नर्क की आग में जले। He finds a number of opportunities to kill his uncle, but he fails because of his indecisiveness and procrastination nature. तो उसे कई मौके मिलते हैं अपने अंकल को मारने के, लेकिन वो नहीं मार पाता क्योंकि वो बहुत ही इनडिसाइजिव है, ठीक से डिसीजन नहीं ले पाता और प्रोक्रेस्टिनेशन करता है, पोस्टपोन करता है। उसका जो नेचर है ये पोस्टपोन करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, अप प्रोस एंड कॉन्स को सोचता है, मोरालिटी के बारे में सोचता है, नैतिकता के बारे में सोचता है। एवरी टाइम ही डिलेज टेकिंग एक्शन, और हर बार जब भी वो डिले कर देता है एक्शन लेने में, अपना काम करने में, रिवेंज करने में। इन वन केस ही फाइंड्स एन अपॉर्चुनिटी टू किल क्लाउडियस वाइल क्लाउडियस इज प्रेइंग, स्टिल हैमलेट डिक्लाइंस द एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू अटेन हिज गोल विद द एक्सक्यूज दैट ही डजंट वांट टू किल ए मैन वाइल ही इज प्रेइंग। तो यहाँ पे वो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है मैं इस समय प्रेयर करते हुए नहीं मारूंगा। He wants to kill Claudius when he is in the act of committing a sin. वो उसे तब मारना चाहता है जब वो कोई पाप करता रहा हो, जब कोई बहुत ही बड़ा वो पाप करता रहा हो, उस समय उसको मारना चाहता है ताकि वो डायरेक्ट नरक जाए। When he is enjoying his incestuous pleasure, और जब वो अपने incestuous pleasure को enjoy करता रहा हो। incest कहता है, हैमलेट क्या कहता है कि चूंकि क्लॉडियस ने अपने सिस्टर इन लॉ से शादी की है, सिस्टर इन लॉ, तो ये एक इंसेस्ट है। हैमलेट कहता है ये इंसेस्ट है। उसका फादर घोस्ट भी कहता है कि इंसेस्ट है करके। इंसेस्ट में मतलब अपने ही फैमिली मेंबर से शादी करना, ब्लड रिलेशन में, इस तरह से वो कहता है, अनैतिक संबंध। तो वो जब इस प्लेजर को एंजॉय करते रहा है तो मारूंगा, या तो कोई बहुत बड़ा पाप करता रहा हो तब मारूंगा, सोचता है वो। प्रेयर करते हैं मारूंगा तब तो उसको मैं बहुत ही बड़ा एक तरह से अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, ऐसा सोचता है वो। इट इज़ दिस परफेक्शनिज्म एंड तो ये जो परफेक्शनिज्म है, ये जो परफेक्ट मतलब हर काम को जो परफेक्टली करना चाहता है, इसकी वजह से वो फेलियर हो जाता है। फेलियर टू एक्ट, तो एक्ट कर ले मतलब अपने काम में वो असफल हो जाता है। एंड अनसर्टेनिटी अबाउट द करेक्ट पाथ दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन हैमलेट्स डेथ एंड लीड्स डेनमार्क टू इट्स कैओस। तो इसकी वजह से हैमलेट की भी खुद की मौत हो जाती है और जो डेनमार्क है, पूरा का पूरा जो डेनमार्क है वो कैओस में चला जाता है। मतलब जो डेनमार्क की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा उलट पुलट हो जाती है, पूरी तरह से उथल पुथल मच जाती है डेनमार्क में, और पूरे के पूरे जो डेनमार्क के राजा की जो फैमिली थी सब खत्म हो जाते हैं। राजा, रानी, राजकुमार सभी खत्म हो जाते हैं। और अंत में जो नॉर्वे का जो राजकुमार रहता है वो हैमलेट की इच्छा अनुसार वो वहाँ का राजा बनता है। और क्योंकि उनका कहना था कि जो नॉर्वे, डेनमार्क ये सब पूरे के पूरे स्कैवेंडियन कंट्री, ये सबको मिला के स्कैवेंडियन कंट्री कहा जाता है, इसलिए वहीं का जो राजा है, वहीं का जो राजकुमार है यहाँ का राजा बनेगा, ऐसा वो कहता है। सिमिलरली एक्ट 3 सीन 2, उसी तरह क्या होता है एक्ट 3 सीन 2 में क्या होता है, इन कन्फ्रंटेशन विथ गर्ट्रूड, जब उसकी मदर से उसका आमना सामना होता है, कन्फ्रंटेशन होता है हैमलेट का गर्ट्रूड से। ही हैड किल्ड पोलोनियस थिंकिंग दैट इट वाज क्लॉडियस, तो उस समय भी वो गलती कर देता है। यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो गर्ट्रूड है उसकी मदर से उसका एक तरह से बहस होता है, और उस बहस में क्या करता है वो, उसकी जो मदर है उससे लड़ाई करने लगता है, उसे उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे बहुत डराता धमकाता है। तो उसकी जो मदर है डर जाती है और उसको हेल्प चिल्लाती है। तो हेल्प चिल्लाती है तो क्लॉडियस को लगता है, जो पोलोनियस जो पर्दे के पीछे छिपा रहता है उसको लगता है कि अपनी माँ को ये मारने वाला है हैमलेट, तो वहाँ से अंदर से वो हेल्प चिल्लाता है। तो हैमलेट बोलता है अरे कौन ये चूहा, कौन चूहा घुसा है, और वो उसको मार देता है पोलोनियस को।
तो यहाँ बिना सोचे समझे मार देता है, पीछे वो सोचता है क्लॉडियस छिपा है और वो मार देता है। तो इसकी वजह से भी सारा का सारा ट्रेजेडी हो जाता है। इन रिटर्न डीपली सॉरोड बाय द डेथ ऑफ हर फादर, ओफिलिया वॉज इवेंचुअली ड्राउंड इन रिवर। अब इसका नतीजा क्या होता है कि जो पोलोनियस जो यहाँ पर मरता है हैमलेट के हाथों में, तो क्या होता है कि पोलोनियस की एक बेटी रहती है ओफिलिया, जिसको हैमलेट बहुत प्यार करता था, ओफिलिया भी उसे प्यार करती थी। वो अपने पिता के मौत के गम में पागल हो जाती है और अंत में उसी पागलपन के हालत में वो नदी में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। तो looking at it is a wiser perspective, if Claudius had already been killed in the first place, Hamlet could have already been very successful with his revenge. अगर ऐसा नहीं होता तो ये सबको घटनाक्रम को एक साथ देखा जाए और सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, वाइजर पर्सपेक्टिव में देखा जाए, बुद्धिमत्ता से सोचा जाए, तो हमें लगता है, रीडर को लगता है, एज ए ऑडियंस लगता है कि अगर क्लॉडियस की जो मौत है पहले ही हो जाती, मतलब वो प्रेयर करते समय जो अपॉर्चुनिटी मिली थी हैमलेट को, क्योंकि उस समय क्लॉडियस के साथ कोई बॉडीगार्ड भी नहीं रहते हैं, वो अपॉर्चुनिटी थी, उसकी आंखें बंद थी, उसको मारता तो शायद हैमलेट जो है सक्सेसफुल हो जाता अपने बदला लेने में। कॉन्सिक्वेंटली पोलोनियस हु वॉज नॉट आउट टू डाई कुड हैव लिव्ड। तो इससे होता तो ये अगर ऐसा होता तो जो पोलोनियस है उसे मरना नहीं था, यहाँ मरता नहीं वो, एज वेल एज हिज डॉटर ऑफिलिया, और ऑफिलिया भी पागल नहीं होती, वो भी नहीं मरती। एंड इन एडिशन हैमलेट कुड हैव लिव्ड लॉन्गर एंड बेटर, और हैमलेट जो है वो भी लंबी जिंदगी बिताता, वो भी अपनी ऑफिलिया के साथ रहता। सो बिकॉज ऑफ हिज ट्रेजिक फ्लॉ हैमलेट हैड टू फेस हिज डाउनफॉल। तो जो अपने ही कमी की वजह से, अपने ही ये जो डिले करने की जो कमी है, नोबल इनएक्शन का जो नाम दिया गया है, प्रोक्रेस्टिनेशन का जिसे नाम दिया गया है, ये इसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है, उसका पतन होता है हैमलेट का। देन कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो जो एरिस्टोटल के हिसाब से जो ट्रेजिक हीरो में एक कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, एक संघर्ष होना चाहिए उसके दिमाग में और उसके इसमें आसपास के जो वातावरण में, एक्सटर्नल भी होना चाहिए, इंटरनल भी होना चाहिए। उसके खुद के मन के अंदर भी एक संघर्ष होना चाहिए और आसपास के जो उसकी परिस्थितियां हैं वो भी कॉन्फ्लिक्टिंग होनी चाहिए। Like other tragic heroes, Hamlet too had to face conflict. तो जो बाकी के जैसे ट्रेजिक हीरोज हैं, जैसे मैकबेथ है, किंग लियर है, ओथेलो, उनके पास भी जो परिस्थितियां थी कॉन्फ्लिक्टिंग थी, वैसे ही हैमलेट को भी कॉन्फ्लिक्ट झेलना पड़ता है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और इसका सामना होता है इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से। द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन हिज मोरल स्क्रपल प्रिंसिपल्स। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसका खुद का जो मोरल स्क्रपल है, मोरल मतलब जो खुद का जो उसका आदर्श है, जो उसकी मोरालिटी है, उसकी नैतिकता है, उसके प्रिंसिपल्स हैं, एंड द एक्ट ऑफ रिवेंज विच ही डिसाइडेड टू टेक, और वो एक्ट जिसमें उससे बदला लेना है, उन दोनों के बीच में संघर्ष चलता है। एक माइंड उसे कहता है कि तुरंत कुछ मत सोचो, तुरंत बदला ले लो, तो दूसरा उसका जो माइंड है, उसको जो अंतरात्मा है, उसकी जो मोरालिटी है, वो कहता है नहीं, इस तरह से नहीं मारना है, प्रॉपर तरीके से मारना है, प्रॉपर समय पे मारना है, पूरी नैतिकता का पूरे इसका ध्यान रखना है, इस तरह से। लव ऑफ हिज फादर, जैसे कि महाभारत में होता है ना कि जो पांडव रहते हैं पूरी तरह से नैतिकता के पक्ष में रहते हैं, और कौरव जो होते हैं उनको बस नैतिकता से कोई लेना देना नहीं रहता है, जो कुरुक्षेत्र का जब युद्ध होता है। तो लव ऑफ हिज फादर, द डिसऑनर ऑफ हिज मदर एंड द विलानिटी ऑफ हिज अंकल प्रॉम्प्ट हिम टू टेक रिवेंज, while his nobility, his moral idealism, his principles and his religion revolt against such an brutal act। तो यहाँ पे क्या है कि उसके फादर के प्रति उसका जो लव है, उस जिस तरह से उसकी मदर का डिसऑनर हुआ है, जिस तरह से उसके चाचा ने उसकी मदर से शादी की है और उस तरह से उसको डिसऑनर किया है, एंड दी विलानिटी है उस अंकल, अब उसका जो अंकल की जो विलानिटी है, उसका जो विलेननेस है, जिसकी वजह से वो रिवेंज लेने को आतुर हो जाता है, प्रॉम्प्ट हो जाता है। वाइल हिज नोबिलिटी, लेकिन उसके जो आदर्श हैं, उसकी जो अच्छाई है,
उसका जो मोरल आइडियलिज्म है, जो उसके आदर्श हैं, हिज प्रिंसिपल, उसके जो ये सारे आदर्श हैं, उसके जो धर्म है, उसका जो क्रिश्चियन धर्म है, वो रिवोल्ट करता है कि इस तरह से ब्रूटल एक्ट को करने से पहले, इस तरह से जो कहना चाहिए बर्बरता करने से पहले वो सोचता है, वो सारे प्रोस एंड कॉन्स को देखता है, सारे सिचुएशन को देखता है। द रिजल्ट इज दैट ही स्टोन विद इन हिमसेल्फ। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि अपने आप में ही वो टोर्न हो जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है, एंड सफर्स मेंटल टॉर्चर, और एक तरह से मेंटल टॉर्चर वो झेलता है, वो मेंटल टॉर्चर से सफ़र करता है। द एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इज विथ क्लॉडियस, और एक्सटर्नल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो बाहर की परिस्थितियों से उसका जो संघर्ष होता है, वो उसके चाचा क्लॉडियस से होता है, द माइटी अपोजर, जिसे उसने कहा कि द माइटी अपोजर है, क्योंकि वो एक बड़े से देश डेनमार्क का वो राजा है, छोटा मोटा नहीं है, पूरी तरह से बॉडीगार्ड से घिरा हुआ है, इसके अलावा कनिंग है, बहुत ही ज़्यादा धूर्त है। एंड दी मर्डर ऑफ फादर्स, हैमलेट्स फादर, जो कि उसके फादर का मर्डरर है। टू हैमलेट क्लॉडियस इज अ सड्यूसर, और हैमलेट के लिए क्लॉडियस सड्यूसर है, उसने उसकी माँ को सड्यूस किया है, उसकी माँ को सेक्सुअली वो सड्यूस किया है, कहता है वो। एंड ए असरपर ऑफ हिज राइट टू डेनमार्क थ्रोन, और उसने उसे जो डेनमार्क के थ्रोन में, डेनमार्क के सियासत में जो उसका अधिकार था उसको छीन लिया है, तो डेनमार्क के जो थ्रोन का भी असरपर है वो। ही इज़ वन अगेंस्ट whom ही हैज़ टू टेक रिवेंज, और वो उसे सोचता है कि वो ऐसा आदमी है जिससे उसको बदला लेना है। हैमलेट फॉर एग्जाम्पल इज कन्फ्रंटेड विद द एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इन शेप ऑफ हिज अंकल क्लॉडियस। तो जो उसका एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है हैमलेट का, वो है किस शक्ल में है, क्लॉडियस के शक्ल में, उसके चाचा क्लॉडियस के शक्ल में है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, जिससे उसे संघर्ष करना है। ही हैज़ टू टेक रिवेंज, उसे रिवेंज लेना है, बदला लेना है। बट एज ए रिजल्ट ऑफ हिज अंकल्स क्राफ्टीनेस एंड इफेक्टिव सिक्योरिटी, लेकिन जो उसका अंकल है वो बहुत ही क्राफ्टीनेस है उसका, बहुत ही ज़्यादा वो तेज है, और कहना चाहिए धूर्त है, और इफेक्टिव सिक्योरिटी है क्योंकि वो राजा है। हैमलेट isn't able to translate his ideas into action, अपने जो आइडियाज़ को, अपने रिवेंज लेने के जो काम को जल्दी नहीं कर पाता। This external conflict give rise to internal conflict which hinders Hamlet from taking any action। तो इस तरह वजह से भी ये जो सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं जिसकी वजह से वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, और वो अपने निर्णय सही ढंग पे नहीं ले पाता और अपने काम को सही समय पे नहीं कर पाता। In a tragedy, the hero normally comes to the realization of a truth of which he had been hitherto previously unknown। तो इस ट्रेजेडी में ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातों का रियलाइज़ होता है, ऐसी बातों का पता चलता है जो कि अब तक प्रीवियसली अननोन थी, अब तक अनजानी थी। जैसे कि अरिस्टोटल ने कहा है, कॉल्ड इट ए चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। इस चीज़ को उन्होंने कहा है अरिस्टोटल ने, अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, मतलब अज्ञानता से ज्ञान की ओर। शेक्सपियर्स हैमलेट इंडीड अंडरगोस ए ट्रांसफॉर्मेशन। शेक्सपियर का जो हैमलेट है, जो कैरेक्टर है, वो एक बड़े से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, बदलाव से गुजरता है। growth in vision and understanding which makes him gain further nobility and stature। और उसका ग्रोथ होता है और उसका विजन चेंज होता है और वो और भी ज़्यादा नोबल होता है, उसका जो कद और भी ऊंचा होता है। बट दिस ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन कम टू लेट टू अवर्ट हिज ट्रेजेडी। लेकिन जो उसका जो ग्रोथ होता है, ये जो उसको खुद को सेल्फ रियलाइज़ करता है कि मुझे अब बिल्कुल भी अपने काम को पीछे नहीं रोक करना है, बल्कि जल्दी से जल्दी बदला लेना है, ये इसमें बहुत देरी हो जाती है। The movement towards Hamlet's regeneration begins with his reflections on the player's speech about Hecuba. It advances further into closer scene, and it reaches its culmination in the grave digger's scene, and adds readiness is all, most importantly. At the any rate, Hamlet was able to achieve his main goal to kill Claudius। तो ये सारा का जो प्रोसेस है, जो हैमलेट्स मूवमेंट टुवर्ड्स हैमलेट का जो रीजुविनेशन होता है, सही में जो उसका एहसास होता है कि अब समय मुझे वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो कब होता है, जब वो प्ले विद इन प्ले खेला जाता है। जो मर्डर ऑफ गोंजागो जो होता है ना, उसमें जो प्लेयर एक्टर रहता है वो एक स्पीच देता है, एक भाषण देता है अबाउट हेक्यूबा। हेक्यूबा से रिलेटेड जो भाषण देता है
उसमें और इतने ज़्यादा इमोशन वो पैदा करता है, तो उस समय उसको एहसास होता है कि मुझे इतना अच्छा इसने इतना मूव कर दिया, इतना बड़ा काम किया है और मैं अभी तक अपने जो रिवेंज लेने के आइडिया को टाल रहा हूँ, अपने पिता के हत्यारे को मैं उसकी सही जगह पे नहीं पहुँचा रहा हूँ, इस तरह से अपने आप को वो कोसता है। और क्लोज़र सीन रहता है, क्लोज़र सीन मतलब जब उसकी मदर के साथ उसका कन्फ्रंटेशन होता है, तब उसमें और ज़्यादा वो हो जाता है परेशान, क्योंकि उसका जो पिता का जो घोस्ट है फिर से आता है और उसे कहता है, ये क्या कर रहे हो हैमलेट, तुम किसे मार रहे हो, तुम पोलोनियस को मार रहे हो, तुम इसको मार रहे हो, तुमको बदला लेना है सिर्फ तुम्हारे चाचा से, उस पर तुम फोकस करो, उसको तुम बदला लो, जल्दी से जल्दी बदला लो। तब उसे फिर से एहसास होता है कि मैं देर कर रहा हूँ। इट रीचेस इस कल्मिनेशन, और ये जो पूरा का पूरा कल्मिनेशन हो जाता है, हाइट पे पहुँचता है जब ग्रेव डिगर सीन होता है। और तब वो कहता है रेडीनेस ऑल, मतलब समय आ गया है जब उसमें उसको रेडी होना है बदला लेने में। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एट दी एनी रेट हैमलेट वॉज एबल टू अचीव इज मेन गोल टू किल क्लॉडियस। अब वो अपने मेन गोल में, जिसमें उसको क्लॉडियस से बदला लेना है, उसके लिए वो तैयार हो जाता है। Thus, in the end, he was successful in taking revenge for his father. और एंड में वो अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और सक्सेसफुल भी हो जाता है। वो मार देता है अपने चाचा को। अगेन हेमलेट इज परफेक्ट एग्जाम्पल, फिर इसमें परफेक्ट एग्जाम्पल हेमलेट ये है कि ही इज यूजुअली ए डूअर, बट ओवर द कोर्स ऑफ द प्ले his indecision and the frequent philosophical anxieties create a barrier to action. तो जो हैमलेट है वो डूअर है, काम करने वाला व्यक्ति है, सही वो एक योद्धा है, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाता। और वो जो फिलोसॉफिकल एंग्जाइटी है, जो सोचता बहुत है, बहुत ही ज़्यादा वो प्रोस एंड कॉन्स को जो देखता है, एंग्जाइटी करता है, जिसकी वजह से ये सारे उसके जो एक्शन की राह में आड़े आ जाता है, बैरियर हो जाता है। Internal conflict is what causes Hamlet to spare the life of Claudius while he is praying. तो उसके अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता है, जिसकी वजह से हैमलेट अपने चाचा को छोड़ देता है और उस समय उससे बदला नहीं लेता है जब वो प्रेयर करते रहता है। नाउ कंक्लूजन। In the end, we can say that the character of Hamlet is portrayed in the play and is advocated by the above mentioned qualities can be regarded as a tragic hero. तो हम कह सकते हैं एंड में कि जो हैमलेट के जो प्ले में जो सारा के सारे जो अबोव मेंशन जो क्वालिटीज़ है, जो विशेषताएं हैं जो हमने डिस्कस की हैं, वो सारी की सारी विशेषताएं हैमलेट में हैं। एक ट्रेजिक हीरो की विशेषताएं हैं उसमें। हैमलेट इज़ नॉट नोन फॉर हिज ब्रेवरी एंड गुडनेस, ही इज़ सच एन हीरो। तो हैमलेट जो कैरेक्टर है, हम उसको ब्रेवरी के लिए, उसकी बहादुरी के लिए उतना नहीं जानते, उसकी अच्छाई के लिए उतना नहीं जानते, जितना कि हम ही इज़ गुड एज अ हीरो हु वांटेड टू डू समथिंग राइट। वो ऐसा हीरो था जो कि कुछ अच्छा करना चाहता था, अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था, बट इन द प्रोसेस ही कीप्स ऑन मेकिंग मिस्टेक्स। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत सारे मिस्टेक कर लेता है, गलती कर लेता है। जैसे वो बेवजह ऑफिलिया से बुरा बर्ताव करता है, उसे डांटता है। पोलोनियस की हत्या उसके अनजाने में हो जाती है, जो कि बहुत ही जो और फर्दर ट्रेजेडीज़ को इनवाइट करता है। एंड वन आफ्टर अनदर हिज एम्बिशंस एंड अकम्पलिशमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड विद बाय डिफीट एंड मिसडीड्स। तो उसके जो एम्बिशन है, उसका जो एम्बिशन था, उसका जो लक्ष्य था रिवेंज लेने का, उसका जो अकम्पलिशमेंट था, ये सब इसके साथ साथ ही हो जाते हैं। उसको हार भी मिल जाती है उसके, और उसका मिसडीड हो जाता है, मतलब कुछ ऐसे काम कर लेता है वो जो उसे नहीं करने थे। हैमलेट इज़ अ कैरेक्टर इन विच वर्च्यू एंड एविल कोएग्जिस्ट। तो हैमलेट ऐसा कैरेक्टर है जिसमें वर्च्यू तो है, अच्छाई तो है, अच्छाई कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन साथ में कुछ एविल भी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें नहीं होनी चाहिए थी, जो वीकनेस है और एविल है, ये भी है। तो सारे ये हैमलेट का एज अ ट्रेजिक हीरो डिस्कशन था। अगर ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।